और चर्चा करूंगा। पहले अब सर इंतजार कर रहे हैं। नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के सीएमडी बृजेंद्र प्रताप सिंह सर आपकी स्क्रीन पर हैं। एक नवरत्न सरकारी कंपनी, बॉक्साइट और एल्यूमिना ग्लोबल लीडर है। हम लोग हमेशा चैनल पे कहते हैं लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। बॉक्साइट के केस में ओडिशा में दुनिया की सबसे बड़ी माइंस, एल्यूमिनिया प्रोसेस करने के लिए मैसिव दमनजोड़ी में रिफाइनरी और स्मेल्ट करने के लिए एल्यूमिनियम मेटल बनाने के लिए स्मेल्टर। यह है नालको का बढ़िया 360 डिग्री धंधा। ब्रिजेंद्र सर सही कहा ना? यस एकदम सही। मैंने अभी तक जहन में बहुत अच्छा एक पढ़ा था मैंने कि इन अ नटशेल बॉक्साइट वो सॉल्ट, एल्यूमिना वो रिफाइंड इंग्रेडिएंट और एल्यूमिनियम वो फाइनल केक। तो नालको के पास दरअसल पूरी बेकरी है। तो धंधा बिल्कुल सही। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास स्मेल्टर चलाने के लिए पावर प्लांट भी है। हाँ, वो वाला पार्ट मैंने हटा दिया था। यस, पावर प्लांट भी है, कोल रिजर्व्स भी है, प्लांट है और विंड मिल्स भी है। हाँ, वो भी विंड मिल्स है। एंड हम लोगों ने एक जेबी किया है अपना कॉस्टिक सोडा के लिए। कॉस्टिक सोडा हमको जरूरत पड़ता है तो जीनेल के साथ हमारा जेबी है जो 50% ऑफ हमारा कॉस्टिक सोडा रिक्वायरमेंट हमारे फुलफिल करते हैं। तो ऑलमोस्ट हम फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमारा रॉ मटेरियल्स एंड इसका सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। हाँ, मैं कोर पे रह गया था। कॉस्टिक सोडा का रिफाइनरी में इस्तेमाल होता है जब ओर को एल्यूमिनियम में तब्दील करने की जरूरत होती है। खैर, विजयन सर, पता है पिछले कई महीनों से ऑलमोस्ट आए दिन नालको का डिस्कशन होता है चैनल पे, क्योंकि एल्यूमिनियम की कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वो साल का चार्ट मेरे ख्याल से आपकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से ही लिया है। वो ग्राफ दिखाइएगा एल्यूमिनियम की प्राइसेस का, क्या मूव्स आए। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में 40% प्लस एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ी। लास्ट क्वार्टर में 17%, जिस क्वार्टर के लिए अब चर्चा करूंगा सर से, 17% एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ी। पर विजेंद्र सर, वो जब क्वार्टर 4 के नंबर स्क्रीन पर आएंगे तो वो परकुलेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आय करीब 5% गिरी। ये क्यों हो रहा है? एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ रही है। ऐसा है कि एल्यूमिनियम के लिए कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं तो एल्यूमिना की सप्लाई एक्सेस में जा रही है और एल्यूमिना की कीमतें सबड्यूड होती चली जा रही हैं, उसका खामियाजा हो रहा है। व्हाट एक्सप्लेन्स, जब हम कहने के लिए कह देते हैं एल्यूमिनियम का एनवायरमेंट तो बहुत अच्छा है, खूब तेजी हो रही है, पर नालको के परफॉर्मेंस में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? ये एल्यूमिना के चलते ज्यादा हो रहा है क्या? परफॉर्मेंस में जो गिरावट आप Q4 की बात कर रहे हैं, हाँ, वो एल्यूमिना के कारण। अगर आप देखें तो पिछले Q4 में हमारा एवरेज रियलाइजेशन एल्यूमिना का करीब करीब $600 था और इस Q4 में हमारा रियलाइजेशन करीब करीब $370। तो मेन रीज़न वो है कि एल्यूमिना के रियलाइजेशन हमारा काफ़ी कम हुआ। मेटल रियलाइजेशन ऑफ कोर्स बढ़ा है, बट एल्यूमिना के वॉल्यूम्स भी हमारे जो Q4 थे वो ऑलमोस्ट सेम थे। थोड़े से हमारे इस Q4 में कुछ शटडाउन्स वगैरह हमको लेने पड़े थे, उसके कारण थोड़ा सा वॉल्यूम रिड्यूस हुआ था। बट ओवरऑल ईयरली वाइज देखें, ईयर वाइज, ईयर टू ईयर वाइज में काफ़ी इंप्रूवमेंट है हमारा। हमारे राइट फ्रॉम बॉक्साइट, एल्यूमिना, मेटल, सेल्स, सभी में हमने बेस्ट एवर ईयरली परफॉर्मेंस किया इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल्स। ऑल्सो हमारा बेस्ट एवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अराउंड 7 to 8% ग्रोथ है। in terms of PBT, profit before tax 9%, profit after tax 9%। तो अगर फाइनेंशियल ईयर वाइज देखें 24-25 एंड 25-26 हमारा बेस्ट एवर फाइनेंशियल ईयर रहा है अभी तक नालको के हिस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सच है, मैंने सिर्फ क्वार्टर 4 से शुरुआत करी थी। अदरवाइज जो साल के प्रोडक्शन और सेल्स के टारगेट सेट करते सर और उनकी टीम ने लार्जली हर पैरामीटर पे परफॉर्म या आउट परफॉर्म करके दिया। पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स मैंने भेजे थे, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाइएगा जो सर कह रहे हैं। बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन है, बढ़िया रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को आपको नजर आएगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं। Q4 में लेकिन ब्रिजेंद्र सर, एबिटा 17% गिरा, मार्जिन में 690 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन, और स्ट्रीट मान रहा था कि कॉन्ट्रैक्शन आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। ये क्यों? क्या एल्यूमिना की प्राइसेस के साथ साथ लागत बढ़ रही है काफी ज्यादा, ये उसका खामियाजा है क्या?
दोनों हैं एल्यूमिना के हमारे जो रियलाइजेशन तो कम हुए ही थे, साथ में Q4 में हमारे कॉस्ट भी आप देखेंगे प्रीवियस Q4 के कंपैरिजन में कॉस्टिक सोडा प्राइसेस सीपी कॉस्ट प्राइसेस में भी बढ़े हैं, जिससे हमारा कॉस्ट भी बढ़ा है Q4 के कंपैरिजन में। Q4 टू Q4 करीब 2000 रुपया एल्यूमिना में, 1500 2000 एंड करीब करीब 3-4 हज़ार रुपया मेटल में प्राइसिंग बढ़ा है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आया है। अदरवाइज मेन है कि ड्यू टू रियलाइजेशन इन एल्यूमिना कम हुआ एंड ड्यू टू वॉल्यूम्स थोड़े से हमारे Q4 टू Q4 में कम हुए हैं, बट ईयर वाइज हमारा वॉल्यूम इंक्रीज काफी ज्यादा है। ईयर टू ईयर देखें तो हम करीब करीब एल्यूमिना का वॉल्यूम करीब करीब 3 से 3.5 लाख प्रोडक्शन हम ईयर वाइज बढ़ाए हैं। ये जो कॉस्ट इंक्रीजेस होते हैं, लागत जो बढ़ रही है, ये पास ऑन करना मुश्किल होता है क्या, या फिर लैग के साथ होता है क्या, या प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट डिफाइन कर देता है तो मामला फंस जाता है? यस यस, लागत देखिए हमारा जो प्राइसिंग पॉलिसी है बीइंग ए पब्लिक सेक्टर कंपनी, हमारा एक बहुत ही फेयर प्राइसिंग पॉलिसी एंड ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग हाँ पॉलिसी है, हाँ। क्योंकि हमारे एल्यूमिनियम प्राइसेस डायरेक्टली लिंक्ड है एलएमई से। तो एलएमई जो प्राइसिंग होती है उसी से हमारे लिंक्ड, एलएमई अगर बढ़ेगा तो हमारे प्राइसेस बढ़ते हैं, एलएमई कम होगा तो कम होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा कॉस्ट हमको ज्यादा लग रहा है तो हम उसको लोड कर दें कस्टमर के ऊपर, ऐसे नहीं है। और हमारे जो एल्यूमिना के प्राइसिंग होते हैं वो तो हम स्पॉट टेंडर करते हैं, जो स्पॉट में हमारे जो भी हमको रियलाइजेशन आता है स्पॉट टेंडर में, उसके हिसाब से हमारे एल्यूमिना की प्राइसिंग होती है। तो अच्छा, हमारे पास क्योंकि एल्यूमिना के इश्यूज हैं, एल्यूमिनियम इंटरनेशनली, वो चाहे वो मैक्रो एनवायरनमेंट हो या मिडल ईस्ट क्राइसिस हो या एक्चुअली डिमांड के टेलविंड्स हो, गजब तेजी में है। और इवन आपने जो मार्च तक का अपडेट अपने प्रेजेंटेशन में दिया, उसके बाद से भी वो रुका ही नहीं है, अभी भी डिसेंट अपमूव्स वहां से मार्च एंड से अब तक भी देखने को मिल रहे हैं। क्यों ना, हमारी स्मेल्टिंग कैपेसिटी इस समय कितनी है, और हम क्या वो उसको अपने फुल यूटिलाइजेशन लेवल्स पे यूज कर रहे हैं क्या? क्योंकि मैं जितना एल्यूमिनियम बनाऊंगा उतना मेरे लिए फिर ज्यादा फायदा है इस मैक्रो एनवायरनमेंट में फायदा उठाने के लिए। और हम एक्सपोर्ट कितना हमारी करते हैं स्मेल्टिंग, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम? देखिए अगर एल्यूमिना की बात करें, हमारा हम एल्यूमिना से स्टार्ट करते हैं। एल्यूमिना की हमारी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो करीब 2.1 मिलियन टन, करीब 21 लाख के आसपास है। और एल्यूमिना हमने पिछले साल बनाया है 23 लाख, हमने कैपेसिटी से 2 लाख ज़्यादा एल्यूमिना बनाया है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो हमको जो रिक्वायरमेंट है अपने स्मेल्टर्स के लिए, ये 23 लाख में से 9 लाख हम स्मेल्टर में बेचते हैं और बाकी हमारा रहता है सेल्स के लिए। तो सेल्स में करीब हम 1.5 लाख डोमेस्टिक सेल्स में बेचे हैं, 1.38 लैक्स, एंड बाकी एक्सपोर्ट हुआ है। ये एक्सपोर्ट है एल्यूमिना का। अब मेटल में अगर हम आते हैं तो एल्यूमिनियम की कैपेसिटी हमारी है 4.6 लाख टन, और हमने बनाया पिछले साल 4.72 लाख टन, मीन्स अपने कैपेसिटी से ज़्यादा बनाया। और इस साल हम टारगेट लिए हैं 4.78 लाख टन, तो हम ऑलरेडी कैपेसिटी से हायर टारगेट ले रहे हैं अपने एफिशिएंसीज इंप्रूव करके, अपने प्रोसेसेस इंप्रूव करके, तो कैपेसिटी से ऊपर हम चल रहे हैं। अच्छा, एक क्लैरिटी के लिए, जब मैं बार बार दिखाता हूं, आपकी प्रेजेंटेशन दिखाती है, तो एलएमई पे एल्यूमिनियम प्राइसेस में खूब उछाल देखने को मिलता है। हम एक तो जो फिनिश मेटल है कितना एक्सपोर्ट करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट वी प्रोड्यूस, और ये क्या डोमेस्टिक प्राइसेस भी इन टैंडम मूव करते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस के, या आप उस तरह से पास ऑन यहां पे नहीं करते? अगर मेटल का देखें तो मेटल का एक्सपोर्ट्स हमारा बहुत कम है। अगर मेटल हम लास्ट ईयर 4.6 लैक्स 4.72 लैख 74 लैक्स हम टोटल सेल किए हैं, उसमें हार्डली 15,000 एक्सपोर्ट होगा। और वो डिपेंड करता है कि हमें क्या प्रीमियम मिलते हैं, हम एक्सपोर्ट टेंडर करते हैं और एलएमई के ऊपर क्या प्रीमियम मिलते हैं। तो एलएमई के ऊपर हमको प्रीमियम अच्छे मिलेंगे तभी एक्सपोर्ट होते हैं, बट एज ऑफ नाउ डोमेस्टिक में हमको अच्छे प्राइजेस मिल रहे हैं, इसलिए डोमेस्टिक सेल्स हमारा ज़्यादा है एंड एक्सपोर्ट कम है। और ये जो एल्यूमिना आप एक्सपोर्ट करते हो, गल्फ नेशंस कितना कंट्रीब्यूट करते हैं एल्यूमिना का, इवन एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स का? उधर की स्थिति क्या है अभी? हमारा कुछ हो नहीं रहा होगा एल्यूमिना कामकाज जो तो? हमारा जो एल्यूमिना एक्सपोर्ट होता है उसका करीब 40 टू 45% गल्फ कंट्रीज में जाता है एंड बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में जाता है। ये एक स्पॉट टेंडर करते हैं, एवरी मंथ हमारा 4 शिपमेंट का स्पॉट टेंडर होता है। स्पॉट टेंडर में जिस कंपनीज जो स्टील स्मेल्टर्स हैं उन लोग बिड करते हैं, ट्रेडर्स बिड करते हैं, तो कभी कभी वेरी भी करता है, बट ऑन एन एवरेज 40 टू 45% गल्फ कंट्रीज में जाता है। मेटल मेटल एक्सपोर्ट गल्फ में भी जाता है, बट मेटल एक्सपोर्ट चूंकि हमारा बहुत कम है,
तो उसमें कुछ भी बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेटल एक्सपोर्ट बहुत ही कम है हमारा। अगर आप देखें तो 4,70,000 में से ओनली 15,000 हम एक्सपोर्ट किए हैं लास्ट में। अच्छा, आपने आपके केपेक्स थे उसमें से कुछ इस साल कमीशन होने की तैयारी में थे। मेरे ख्याल से वो पतंगी बॉक्साइट माइन उसकी तैयारी मेरे इसी महीने की बात थी ओपनिंग होने की। फिर वो दूसरा था एल्युमिना रिफाइनरी की जिसकी कमीशनिंग होनी थी इस महीने या अगले महीने जून में। क्या अपडेट्स हैं? और कुछ लोग कंसर्न थे कि जब इस तरह का एनवायरनमेंट है, इस तरह के फॉलिंग प्राइसेस के एनवायरनमेंट में और एडिशनल कैपेसिटीज और दिक्कत करेंगी, ऐसा होगा क्या? और किस तरह से एडिशनल कैपेसिटीज कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे आपके फाइनेंशियल्स में? ये एल्यूमिना की जो हमारी नई रिफाइनरी यूनिट आ रही है, अभी हमारा एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 2.1 मिलियन टन है, 21 लाख, और 1 मिलियन टन की एक एडिशनल रिफाइनरी हमको कमीशन प्रोसेस स्टार्ट करना है जून में। ये जून में हम कमीशनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और चूंकि एक इंटीग्रेटेड केमिकल प्रोसेस प्लांट है, 3-4 महीने लगेंगे उसको टोटल रैंप अप करके मे बी 60-70% कैपेसिटी ले जाने के लिए। तो इस साल हम टारगेट किए हैं कि वहाँ पे 2 से 3 लाख हम प्रोडक्शन ये नई फैसिलिटी से इस साल लेंगे, और अगले साल उसको हम पूरा फुल 1 मिलियन टन कैपेसिटी में रैंप अप कर लेंगे। तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स मींस 27-28 ऑनवर्ड्स हमारी एल्यूमिना की कैपेसिटी 3.1 मिलियन टन हो जाएगी। सारे समीकरण और हाँ हाँ आप जो सर। बात करते हैं मार्केट की, हाँ, मार्केट का आपने जैसे कहा कि मार्केट में एल्यूमिना की रिक्वायरमेंट अभी कम है, हाँ एक्सेस अवेलेबल है। हाँ। तो ये है, मार्केट में प्रेशर तो रहेंगे, हमारे पर भी रहेंगे, इसलिए हम लोग इसको लॉन्ग टर्म टाई अप्स कुछ हम स्मेल्टर्स के साथ हम लोगों ने कुछ ईओआई किया है, जिसमें लॉन्ग टर्म टाई अप हम करना चाह रहे हैं कुछ स्मेल्टर मैन्युफैक्चरर्स के साथ, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट स्मेल्टर आने का है एक्सपेंशन में, ये करीब 3-4 साल लगेगा। तो ये 3-4 साल हमारे पास ये गैप रहेगा, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना रहेगा। इसके लिए 2-3 स्टेप्स हम जो ले रहे हैं कि कुछ स्मेल्टर्स के साथ हम टाई अप कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म 1 साल 2 साल का उनके साथ ऑर्डर बुकिंग रहेगा। प्राइसिंग ऑफ कोर्स जो मार्केट प्राइस रहेगा उससे डिफाइंड होगा। दूसरा है डोमेस्टिक में अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए हम अपने कुछ फैसिलिटीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि हम डोमेस्टिक में सेल्स अपने बढ़ा सकें। अभी हम जैसे लास्ट ईयर करीब-करीब 1.38 लाख टन्स किए। इस साल हम करीब 2 लाख के आसपास टारगेट कर रहे हैं, 2 लाख, 2.5 लाख। तो इसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ डोमेस्टिक वेंडर्स को बुला के हम उनके साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि हम डोमेस्टिक मार्केट में भी एल्यूमिना का प्रेजेंस अपना बढ़ाएँ। अच्छा, ब्रिजेंद्र सर, वो दिक्कतें बढ़ी थी जब मिडिल ईस्ट का क्राइसिस आया, कई सारे स्मेल्टर्स बंद हुए, तो सिचुएशन इक्वेशन थोड़ी बिगड़ती हुई नजर आई। एज थिंग्स स्टैंड टुडे, ये अब तो पता नहीं है कब मामला सुलझेगा। इन केस मान लेते हैं इस मंथ एंड आते आते तक मामला सुलझ जाता है, एवरीथिंग गोज बैक टू इट्स नॉर्मल फेज, कितना समय लगेगा वापस स्मेल्टर्स को अप एंड रनिंग करने में, वापस इक्वेशंस को इंप्रूव होने में, वापस नायल्को के लिए बेहतर दिन आने में, अंदाजन? स्मेल्टर्स एक बार कैपेसिटी जब बंद होती है, स्मेल्टर बंद होता है, तो उसको स्टार्ट करने में 7 से 8 महीना, कभी-कभी 1 महीना, 1 साल भी लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन क्या नेचर ऑफ उसका स्टॉपेज है। तो अभी अगर सिचुएशन नॉर्मल भी होते हैं, ये स्मेल्टर्स नॉर्मल भी स्टार्ट होने होते हैं, तो 6 7 टू 8 मंथ्स लगेंगे इनको नॉर्मल कैपेसिटी पहुंचने में। बट इससे एक एडवांटेज नाल्को के लिए ये है कि हमारे एलएमई प्राइसेस अच्छे हैं, और चूंकि ओवरऑल डेफिसिट है एल्यूमिनियम में, और एल्यूमिनियम में डेफिसिट ऑफ कोर्स, एल्यूमिना पहले भी बिफोर वार सिचुएशन भी $310-320 में चल रहा था, और अभी भी 320, हमको कुछ स्पॉट प्राइसेस 320, 25, 330 भी मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस वार के चलते बहुत ज्यादा एल्यूमिना प्राइसेस कम हो गए हैं। ये वार के पहले जो सिचुएशन था, अभी भी ऑलमोस्ट वही सिचुएशन है। ऑफ कोर्स वहां के कुछ रिफाइनरीज भी बंद हुए हैं। हाँ, मेटल में हमको फायदा मिला है। मेटल में अभी काफी एलएमई उछाल पे है, और मेटल प्राइसेस जो कि अभी 3600 एलएमई चल रहा है, तो वहाँ एडवांटेज भी है हमारे लिए। हाँ, नहीं वो दिक्कत ये हो गई अपने को, फिर वो अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई। एल्यूमिनियम की इस तरह की कीमतें फट रही थी तो अपनी एल्यूमिनियम की कीमतें चमक जाती, गिरी नहीं लेकिन वो सबड्यूड ही रह गई। अच्छा, हाँ, FY26 आपने सही कहा, सॉलिड अच्छा परफॉर्मेंस था। एफआई पूरे साल के लिए कोई कंप्लेंट नहीं, पर अब जिस तरह से ट्रेजेक्टरी है, कंसर्न्स हैं, मामला सुलझ भी जाता है तो आने वाले दिन थोड़ा सा लिंगरिंग इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कुछ लोग या कुछ रिपोर्ट मुझे याद पड़ता हाईलाइट कर रही थी कि आने वाला समय नाल्को के लिए एक टफर फेज होगा। FY27 तो बट ऑब्वियस हो गया, जब आप कह रहे हो 8-9 महीने, अभी भी मामला सुलझा तो शायद समय लग सकता है। तो फिर
FY27 कैसा पैन आउट होगा? आप लोग का बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या कहता है? FY27, FY28 के लिए आप लोग अपने EBITDA एस्टिमेट्स का लेके चल रहे हो? पेन में आएंगे क्या इन दोनों साल के लिए? देखिए, हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन है, टोटल रेवेन्यूज का एल्यूमिना कंट्रीब्यूशन सिर्फ 26% है और 75% कंट्रीब्यूशन तो हमारा मेटल से, एल्यूमिनियम से है। तो एल्यूमिनियम प्राइसेस अभी बढ़े हुए हैं, तो वो तो हमको बेटर एबिटा देगा, एबिटा मार्जिन हमको बेटर मिलेगा। और इस साल का जो फोरकास्ट है, लास्ट ईयर एवरेज मेटल प्राइसेस करीब करीब $2,800-2,900 थे। इस साल का फोरकास्ट है कि एवरेज एलएमई 300, 3,100, 3,200 के आसपास रहेंगे। तो हमको ये टारगेट करना है कि हम कैसे अपने वॉल्यूम्स बढ़ाएं, क्योंकि मार्केट हमारे हाथ में नहीं है। हम टारगेट कर रहे हैं एल्यूमिना का वॉल्यूम बढ़ाएं, मेटल का वॉल्यूम बढ़ाएं, अपने एफिशिएंसीज अच्छे करें, कॉस्ट अपने कंट्रोल में रखें। तो जो एबिटा इस साल हम गेन किए हैं, करीब करीब उसी एबिटा के आसपास फाइनेंशियल ईयर 26-27 में भी हम पहुंच पाएंगे। ओह परफेक्ट है। हाँ, ये आप मैक्रो एनवायरनमेंट हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कि बढ़िया तरीके से कंपनी को रन करा जाए, एफिशिएंटली रन करा जाए, और नैल्को हमेशा से वो करती आई है। FY26 भी उसका केस इन पॉइंट है। एक लास्ट सवाल, वो रहे कि सब सरकारी कंपनियों के लिए OFS की चर्चा होने लगती है। अपने पास भी सरकार का 51-52% के आसपास का हिस्सेदारी है। कोई सुगबुगाहट इस तरह की CMD साहब? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नैल्को में गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग करीब 51.6% की है, तो वहां से और नीचे जाने की कहीं भी कोई ऐसा नहीं है। तो उतना मेंटेन रहेगा। जैन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सब कुछ बहुत आसान थैंक तरीके से बढ़िया से समझाने के लिए। थैंक यू।